अब इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं रह गया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का मुखौटा लगाकर किसी किस्म का खेल कर रहे हैं। सादगी और ईमानदारी की बातें करने वाले केजरीवाल में महल की तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा जैसा कोई नेता तर्क नहीं दे रहा कि छत टपकती थी या गिर गई थी, क्योंकि सारे खेल से पर्दा उठ गया है। बीजेपी ने केजरीवाल के रंग महल की तस्वीरें साझा कर दी तो हंगामा खड़ा हो गया। आखिर 45 करोड़ के बंगले का दीदार पहली बार हर कोई करना चाहेगा। दिल्ली बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से केजरीवाल के कथित आलीशान बंगले की कुछ फोटोज जारी की हैं और कैप्शन में लिखा कि केजरीवाल के राजमहल की तस्वीर। खुद को आम आदमी बताने वाले ने गरीबों के पैसे को भोग विलास में उड़ाया। ऐशो आराम के लिए बिना टेंडर 45 करोड़ में राजमहल बनवाया, वह भी उस देश में जिस देश के एक सीएम कर्पूरी ठाकुर थे, जो झोपड़ी में पैदा हुए और वही झोपड़ी अपने बच्चों को विरासत में दे गए। माणिक सरकार हुए जिनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक पीएम बने पर अपने लिए एक छत तक का इंतजाम न कर पाए। उसी देश में एक सीएम केजरीवाल हैं जो सारे नियमों को तोड़कर अपने लिए आलीशान बंगला बनवाते हैं और पोल खुल जाने पर तरह तरह की बातें बनाते हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने दावा किया था अपने सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। विधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर 15 लाख रुपए तक खर्च करने के हकदार थे, लेकिन इसके बदले उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उन्होंने कहा कि जब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल नहीं पहुंच जाते तब तक भाजपा के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। प्रवेश वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर केजरीवाल के बंगले की फोटो शेयर की और उनमें कैप्शन में लिखा कि बंगला न लेने की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल के 1130 वर्ग मीटर में फैले शीश महल की तस्वीरें देखिए। यह आलीशान और भव्य महल अरविंद केजरीवाल ने तब सजाया जब जनता को कोविड में ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास का सौंदर्यीकरण मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करते हुए किया गया। इसके लिए कई पेड़ काट दिए गए। भाजपा के अनिश्चितकालीन धरने में शामिल होने वाली लेखी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के आवास का 45 करोड़ रुपए की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य में घोटाला हुआ है। मंत्री ने कहा कि 500 गज का एक नया बंगला लगभग 4.5 करोड़ रुपए में बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो सत्ता में आने से पहले ये कहा करते थे कि वे सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने अब मुख्यमंत्री के रूप में अपने लिए 7 स्टार सुविधाओं की व्यवस्था की है। उन्होंने आरोप लगाया मामला उजागर न हो इसलिए कोई टेंडर भी नहीं मंगाए गए। लेखी ने आरोप लगाया कि ये काम 45 करोड़ रुपए की निविदा के रूप में नहीं किया गया, बल्कि इसे 5 भागों में विभाजित किया गया था ताकि पीडब्ल्यूडी सचिव की मंजूरी को दरकिनार किया जा सके। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री आवास का सौंदर्यीकरण किया गया। लेखी ने कहा कि ये लुटियंस दिल्ली जैसा इलाका है और आप बिना अनुमति के किसी ढांचे में एक ईंट भी नहीं जोड़ सकते। सौंदर्यीकरण मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करते हुए किया गया था। दिल्ली शहरी कला आयोग से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सीपीएम के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंद इस बात को खुलेआम स्वीकार कर चुके हैं कि केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सीएम ओमान चांडी 7000 धर्म परिवर्तन की बात कबूल कर चुके हैं, लेकिन केरल में जारी धर्म परिवर्तन की घिनौनी साजिशों का खुलासा करने वाली फिल्म द केरल स्टोरी जब बनती है तो क्या कम्युनिस्ट और क्या कांग्रेस दोनों ही इसके खिलाफ हो जाते हैं। इस फिल्म को बैन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया जाता है। लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए गैर इस्लामिक महिलाओं को आतंकवाद की आग में धकेलने की घटनाओं पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी हाई कोर्ट ने भी बैन लगाने से इनकार कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया और इसे एक समाज के प्रति गहरी साजिश बताया। कर्नाटक के बेल्लारी में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंक की साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही आतंक की साजिश पर बनी फिल्म केरल स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं कि केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशील होते हैं, उस केरल राज्य में चल रही आतंक की साजिश का खुलासा इस केरल स्टोरी फिल्म में किया गया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस
आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रबुद्धि के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रबुद्धि वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। लव जिहाद एक शब्द मात्र नहीं है, ये हकीकत है, बहुत घिनौनी है। कांग्रेसी वामपंथी इसे हिंदूवादी पार्टियों द्वारा गढ़े गए जुमले कहकर खारिज करती आई है, लेकिन सच वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज की रैली में कहा। लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री मोदी की बातों से सहमत ही हों। इसलिए लव जिहाद पर केरल हाई कोर्ट की टिप्पणी पूर्व न्यायाधीश के.टी. शंकरन ने एक फैसला सुनाया। इसके दौरान उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था, प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाना गलत है। उन्होंने सरकार से इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाने को लेकर भी टिप्पणी की थी। हिंदूवादी पार्टियों ने लव जिहाद जैसा शब्द बनाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेसी वामपंथी जिस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक पत्र आंख खोल देने वाला है। इसके अनुसार ईसाई लड़कियां लव जिहाद का सबसे आसान शिकार बन रही हैं। इसी पत्र में केरल बिशप कैथोलिक कांग्रेस की एक रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से लेकर 2012 तक कुल 7 वर्षों में 4000 ईसाई लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया था। कट्टरपंथी मुस्लिमों के द्वारा काफिरों का यौन शोषण करना सिर्फ भारत तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा कोढ़ बन चुका है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन तक करना पड़ा, क्योंकि वहां भी कट्टर मुस्लिमों का गिरोह गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करता है। पिछले 40 वर्षों में ब्रिटेन में कम से कम 5 लाख गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ इन लोगों ने रेप किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाला अपने किस्म का एक ऐसा घोटाला है जिसे बहुत ही तरीके से अंजाम दिया गया और अब तक सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में लोग आ चुके हैं। उससे भी ज्यादा तो इस मामले में शामिल हैं। करीब 2.5 पेज की अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने ये बात कही है और कई बड़े लोग हैं जिनकी जांच चल रही है। ईडी ने हालांकि किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन माना यह जा रहा है कि कई बड़ी हस्तियों के चेहरे पर से ईडी जल्द ही नकाब हटाएगी। ईडी द्वारा अब तक दायर 5वें आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया को 29वें आरोपी के तौर पर शामिल किया गया। इस आरोप पत्र में ईडी ने दावा किया कि इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता मनीष सिसोदिया थे, जो पकड़े जाने के बाद से अब तक अपनी पत्नी की बीमारी की आड़ में जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। राउज एवेन्यू अदालत में दायर आरोप पत्र में ईडी ने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव को लेकर आवंटन तक की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर मनीष सिसोदिया की थी। मनीष सिसोदिया इस घोटाले के प्रत्येक चरण से वाकिफ थे। इतना ही नहीं, वे खुद घोटाले को अंजाम देने में शामिल थे। ईडी ने मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल और उनके नष्ट करने को लेकर दस्तावेजी साक्ष्य पूरक आरोप पत्र के साथ संलग्न किए हैं। ईडी ने पूरक आरोप पत्र में कहा कि सिसोदिया ने अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम से खरीदे गए सिम कार्ड और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 14 मोबाइल फोन्स नष्ट किए थे, जिनमें से 2 ईडी द्वारा बरामद किए गए हैं। ईडी ने साथ ही अदालत में यह भी कहा कि उनकी जांच यहीं समाप्त नहीं हुई है, वह लगातार इस घोटाले के अन्य चेहरों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि ईडी ने अभी किसी और नाम लेने से बहरहाल इनकार किया है। ईडी के साथ ही ये भी कहा गया कि इस आरोप पत्र के साथ उन्होंने पुख्ता साक्ष्य पेश किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वह अपने साक्ष्य को मजबूत तरीके से रखेंगे, इस घोटाले को साबित करेंगे। बहरहाल अदालत ने इस आरोप पत्र को विचार के लिए रख लिया है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से बीमार पत्नी की देखभाल के लिए जमानत के अनुरोध वाली याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई ने विरोध किया। सीबीआई ने दावा किया कि सिसोदिया ने पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तथ्य को छिपाया। अस्पताल के कागजात के मुताबिक सिसोदिया की पत्नी की हालत में सुधार है। सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि तथ्यों को छिपाया नहीं गया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि हर पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया। सियासी ड्रामा हुआ और फिर उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। अजीत पवार बस सारा खेल देखते रह गए। जो चमक उनके चेहरे पर शरद पवार के फैसले से आई थी, अब वही चमक उनके फैसले से गायब हो गई। सवाल यह है कि क्या शरद पवार ने अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने के लिए इतना बड़ा सियासी ड्रामा किया? क्या ये सब सिर्फ इसलिए कि अजीत पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की थी और इसे पूरा करने के लिए वे अपने हिसाब से कोशिश भी कर रहे थे?
शरद पवार के फैसले से अजीत पवार के सपने तो टूटे ही, लेकिन उसके पहले शरद पवार ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर भी तीखे तीर चलाए थे। उद्धव ठाकरे तो अब तक जख्मों को सहला रहे हैं जो शरद पवार ने दिए। संजय राउत ने इसीलिए ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देंगे, क्योंकि उनके विचारों से वे सहमत नहीं हैं। लेकिन शरद पवार के कमान से तीर तो निकल चुका है और निशाने पर लग भी गया है। अब उद्धव ठाकरे लाख सफाई देते रहे, शरद पवार ने उन्हें कच्चा खिलाड़ी कह दिया तो कह दिया। शरद पवार के इस्तीफा वापसी के ऐलान के बाद अब सवाल ये है कि अब अजीत पवार का अगला कदम क्या होगा। क्या वो चुनावों तक चुपचाप बैठकर इंतजार करेंगे या फिर जल्दबाजी में फिर से कोई कदम उठाएंगे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद पूरी एनसीपी में खलबली मच गई है, लेकिन इस बीच अजीत पवार अकेले ऐसे शख्स थे जो इस फैसले से खुश नजर आए। अजीत पवार ने साफ तौर पर कह दिया, ये फैसला कभी न कभी लिया जाना था और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार ने कहा था कि आगे जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पवार साहिब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा, इसलिए आप बार बार फैसला वापस लेने की बात न करें। शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होती नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि इसके बाद पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी और फिर वो विधायकों को जो राह दिखाएंगे वो उसी राह पर चलेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और अध्यक्ष के चुनाव के लिए बनाई गई 16 सदस्यीय कमेटी ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया। कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में पवार के कद का कोई नेता है ही नहीं। अजीत पवार के पास पहला विकल्प तो ये है कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों तक चुपचाप बैठकर इंतजार करें, क्योंकि 1 साल बाद राज्य में चुनाव होंगे। ऐसे में अजीत पवार वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में रह सकते हैं, क्योंकि एनसीपी लगातार महाराष्ट्र में मजबूत हो रही है। ऐसे में अगर सरकार बनाने वाले समीकरण बनते हैं तो इस बार कोशिश एनसीपी से मुख्यमंत्री बनाने की होगी। 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी बन सकता है। ऐसे में अजीत पवार उम्मीद कर सकते हैं कि उनके सिर सेहरा सजेगा ही। पिछले कई हफ्तों से अजीत पवार को लेकर कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। इसे लेकर एनसीपी में हलचल भी तेज हो गई थी, जिसमें कहा गया कि अजीत पवार विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने अपनी ताकत से उनकी छटपटाहट को एक बार फिर शांत कर दिया, लेकिन अब शरद पवार ने इस्तीफे का फैसला वापस ले लिया है, तो ऐसे में अजीत पवार गुस्से में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो भविष्य की परवाह किए बिना ही अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। एक बार पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं में सबसे बड़ा रोड़ा शरद पवार ही हैं। शरद पवार ने हर बार अजीत पवार की उठती गर्दन को नीचे दबाने का काम किया। जब 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार ने सरकार बनाने का प्लान बनाया तो इसे शरद पवार ने 3 दिन में ही फेल कर दिया। पवार के एक इशारे पर विधायक एकजुट हो गए और अजीत पवार गिने चुने विधायकों के साथ खड़े रह गए। अब ताजा विवाद की बात करें तो पिछले कई दिनों से एनसीपी में अंदरूनी घमासान चल रहा था। अजीत पवार पार्टी विधायकों में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने लगे थे और बीजेपी की तरफ फिर से उनका झुकाव बढ़ने लगा। इस बीच शरद पवार पर भी एमवीए गठबंधन से अलग होने का दबाव बनाया गया। आखिरकार शरद पवार ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।